आज बात करेंगे सोने, चांदी और कच्चे तेल के साथ बेस मेटल्स की भी, क्योंकि कमोडिटी बाजार में आज तस्वीर काफी दिलचस्प है। सोने से लेकर चांदी और बेस मेटल तक कहीं मुनाफा वसूली का दबाव है तो कहीं सप्लाई की चिंता कीमतों को सपोर्ट दे रही है। ग्लोबल मार्केट में इस समय फेड की ब्याज दरों की उम्मीद, चीन की डिमांड और माइनिंग सप्लाई तीन बड़े ट्रिगर बने हुए हैं। सबसे पहले बात सोने की। हाल ही की तेजी में कमजोर रेट हाइक उम्मीदें, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल तनाव सोने को सपोर्ट दे रहे हैं। हालांकि ऊंचे स्तरों पर इन्वेस्टर्स की नजर अब अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर है। अगर महंगाई नरम पड़ती है तो फेड के रुख में नरमी आएगी और तो सोने को की चमक और सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यानी सोने में सवाल सिर्फ तेजी का नहीं, बल्कि अब यह है कि क्या फेड की पॉलिसी उम्मीदें सोने को नई ऊंचाई की तरफ ले जा पाएंगी। वहीं चांदी में भी हाल ही की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन इसके फंडामेंटल अभी भी मजबूत हैं। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर ग्रिड जैसे सेक्टर से इंडस्ट्रियल डिमांड बनी हुई है। ग्लोबल सिल्वर मार्केट में 2026 के दौरान लगातार छठे साल स्ट्रक्चरल डेफिसिट रहने का अनुमान है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव के बावजूद चांदी के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट मजबूत दिखाई देता है। वहीं अगर बेस मेटल्स की बात करें तो जिंक में हाल ही की तेजी के बाद मामूली मुनाफा वसूली आई, लेकिन एलएमई स्टॉक का निचला स्तर और बैकवर्डेशन तत्काल सप्लाई की तंगी का संकेत दे रहे हैं। वहीं चीन में बारिश और बाढ़ के कारण माइनिंग, स्मेल्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होने की चिंता भी बाजार में बनी हुई है। यानी जिंक में अभी डिमांड से ज्यादा सप्लाई साइड बाजार का फोकस बनी हुई है। और वहीं अगर कॉपर की बात की जाए तो जहां ग्लोबल सप्लाई को लेकर सबसे बड़ी बहस दिखाई दे रही है, वहीं अमेरिका की संभावित टैरिफ पॉलिसी के कारण कॉपर की खेप अमेरिकी गोदामों की तरफ जा रही है, जबकि प्रमुख उत्पादक देशों में उत्पादन और एक्सपोर्ट को लेकर दिक्कतें सप्लाई रिस्क बढ़ा रही हैं। एलएमई स्टॉक में तेज गिरावट और भविष्य में रिफाइंड कॉपर की संभावित कमी ने बाजार को फिलहाल सपोर्ट दिया है। दूसरी तरफ चीन में इंपोर्ट डिमांड और घरेलू उत्पादन के आंकड़े कुछ दबाव भी दिखा रहे हैं। कॉपर के लिए चीन की डिमांड बनाम ग्लोबल माइन सप्लाई सबसे बड़ा मुकाबला है। अब इन सभी कमोडिटीज के आउटलुक को समझने के लिए चलिए हमारे जुड़ते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। हमारे साथ है सुगंधा जी। सुगंधा जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सुगंधा जी, आपसे जानना चाहेंगे अभी हाल ही फिलहाल में जो सोने के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दे रही है, आपको क्या लगता है कि फेड की ब्याज दरों को लेकर नरम उम्मीदें क्या सोने को नई ऊंचाई दे सकती हैं, या फिर मौजूदा स्तरों पर लगता है कि यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती दिखाई दे सकती है, क्योंकि 4400 के ऊपर सोना निकल चुका है। तो ऐसे में क्या अगला टारगेट 4500 के ऊपर के दिखाई देंगे या फिर नीचे वापस 4200 की रेंज नजर आती है? गुड मॉर्निंग रूपा जी, धन्यवाद मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट काफी चांसेस नजर आते हैं कि प्राइसेस 4400 के ऊपर सस्टेन कर पाएंगे एंड 4600 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अभी ये कहना थोड़ा सा जल्दी होगा कि प्राइसेस नई ऊंचाई को छुएंगे, नहीं, ऐसा अभी नजर नहीं आ रहा, बिकॉज 4600 से ऊपर प्राइसेस का जाना अभी नियर टर्म में काफी मुश्किल नजर आ रहा है, बिकॉज जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल बैकड्रॉप बना हुआ है ये उतना सपोर्टिव नहीं है कि गोल्ड नए हाइज को अभी टेस्ट करे। यस, ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर ये भी पॉसिबल है, बट अभी अगर हम सिर्फ अगले कुछ दिनों की बात करते हैं तो अभी 4600 तक के हम टारगेट आते हुए देख सकते हैं, बट उससे ऊपर अभी प्राइसेस जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर हम बिल्कुल इमीडिएट शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो यस, थोड़ा रेजिस्टेंस 4400 पर आउंस पर भी इमर्ज हो रहा है। सो यहां से एक शॉर्ट टर्म डिप जरूर देखने को मिल सकता है, बिकॉज आज यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा रिलीज होने वाला है। अगर हम देखें तो जून मंथ में हमने ऑलरेडी इन्फ्लेशन में काफी कमी आते हुए देखी थी, जहां 4.1% की सीपीआई की एक्सपेक्टेशन थी, 3.5% रही थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन। बट वहीं आज अगर देखें तो लास्ट मंथ हम देखें तो क्रूड के प्राइसेस में हमने दोबारा से एक जंप आते हुए देखा है। सो इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे कैसा रहेगा अभी देखना होगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन है कि जुलाई में सीपीआई इन्फ्लेशन 3.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रही। अब एक्चुअल फिगर्स देखने होंगे, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी 0.1% इन्फ्लेशन इंक्रीज की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। आज शाम का डेटा अगर इससे ज्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ती हुई नजर आती है, इन्फ्लेशन का डेटा अगर हॉट रहता है तो गोल्ड की प्राइसेस में हम थोड़ा दबाव आते हुए देख सकते हैं, बट अगर इन्फ्लेशन में हम दोबारा से एक ड्रॉप आते हुए देखते हैं तो गोल्ड के लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। एंड जो हमने बात की 4600 पर आउंस, वो जल्दी ही हम अगले कुछ दिनों में आते हुए देखेंगे। सो आज का डेटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज देखें तो यूएस फेड अपने इंटरेस्ट रेट के जो भी डिसीजंस लेते हैं
उसमें इन्फ्लेशन उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। फेड के जो नए चेयर हैं केविन वॉश, उन्होंने बार बार प्राइस स्टेबिलिटी की बात की है अपनी पिछली 2 मीटिंग्स में। सो इन्फ्लेशन पे फोकस करना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं अगर हम आज शॉर्ट टर्म के लेवल्स की बात करते हैं तो प्राइसेस के लिए 1,53,500 पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। जब तक ये होल्ड कर रहा है आउटलुक एंड बायस की अगर हम बात करें तो बायस अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। डिप्स जरूर देखने को मिल सकते हैं, बट ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। वहीं अगर हम आज इंट्राडे सेशन की बात करते हैं तो हायर साइड में 1,55,800 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो तेजी देखने को मिलेगी प्राइसेस में। ट्रेंड पॉजिटिव है, डिप्स बिल्कुल आ सकते हैं बिकॉज प्राइसेस में देखें तो 1,40,000 ऑड लेवल से हमने ऑलरेडी 1,55,500 तक के हाइस बनते हुए देखे इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 12 डेज। सो अगस्त की स्टार्टिंग से ही देखे तो बहुत तेजी हमने आते हुए देखी है। सो यहाँ पर थोड़े डिप्स की पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती, बट बायस माने तो पॉजिटिव है। ओके, तो ऐसे में सुगंधा जी चांदी को लेकर भी यही व्यू बनता दिखाई दे रहा है क्या? चांदी में भी लग रहा है कि यहाँ पर अब खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है या थोड़ा सा वेट करना चाहिए, और उसके लेवल्स क्या दिखाई दे रहे हैं? चांदी में देखें तो इंडस्ट्रियल डिमांड काफी स्ट्रांग है। जैसे ये वॉर खत्म होगी तो इंडस्ट्रियल डिमांड आपको यहाँ पर और पिकअप करती हुई नजर आएगी। चांदी में भी देखें तो हमने लोअर लेवल से, जहां जून एंड में हमने 2,10,000 तक के लेवल्स आते हुए देखे थे, अब प्राइसेस ने ऑलमोस्ट 2,40,000 तक के लेवल्स को टेस्ट किया पिछले सेशन में। अभी यहाँ पर चांदी में भी अगर हम देखें तो जब तक 2,34,900 का लेवल होल्ड कर रहा है आउटलुक, यहाँ से 2,34,500 का लेवल जब तक होल्ड कर रहा है प्रिसाइसली हम बात करें तो आउटलुक यहाँ से पॉजिटिव है। इनफैक्ट करंट लेवल्स पर भी सिल्वर में बाइंग की जा सकती है। यहां से हम मानते हैं कि अगर 2,40,000 के ऊपर प्राइसेस अगर सस्टेन करते हैं तो 2,48,000 तक के लेवल आपको हाई साइड में इनिशियली देखने को मिल सकते हैं। इससे ऊपर भी प्राइसेस जाते हुए नजर आ सकते हैं, बट अभी के लिए 2,48,000 वो अगर क्रॉस हो जाता है तो 2,56,000 तक के लेवल्स हम आते हुए देख सकते हैं। बिकॉज चांदी में देखें तो रूपा जी हमने काफी कंसोलिडेशन उठापटक आते हुए देखी है। सोलर पैनल्स में डिमांड में हमने काफी कमी आते हुए देखी थी, बिकॉज जहां सिल्वर की प्राइसेस 4,20,000 तक के लेवल्स को टेस्ट कर चुके थे, $120 पर आउंस तक के लेवल्स को टेस्ट किया। सोलर पैनल्स में इसकी डिमांड काफी हद तक हमने कम होती हुई देखी। जहां सोलर पैनल की प्रोडक्शन में सिल्वर का जो कंजम्पशन था वो 1.5% ऑफ कॉस्ट रहता था, वो बढ़कर 30% हो चुका था कुछ कॉन्फ़िगरेशंस में। अब जहां सिल्वर के प्राइसेस दोबारा से कूल ऑफ हुए हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से दोबारा से डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाइना में अगर हम देखें तो इंपोर्ट्स दोबारा से इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट डिमांड दोबारा से बढ़ती हुई नजर आ रही है। डॉलर इंडेक्स में जिस तरीके से हमने वीकनेस आते हुए देखी है, ये भी सिल्वर के प्राइसेस को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। और जहां रेट हाइक की जो बेट्स थी सितंबर मीटिंग में, वो भी जहां पहले 66% चांसेस थे कि सितंबर में एक रेट हाइक होगा, ये चांसेस घटकर अब 44% रह गए। सो हमने आपके फोरम पे पहले भी ये मेंटेन किया है कि हम ऐसा मानते हैं कि सितंबर में कोई रेट हाइक नहीं होगा, और ऐसी दिशा अब होती हुई नजर आ रही है। बिकॉज ओवरऑल देखें तो क्रूड के प्राइसेस हायर लेवल से कुछ हद तक जरूर कूल ऑफ हुए हैं, इवन दो लोअर लेवल से हमने दोबारा से एक तेजी आते हुए देखी है, बट स्टिल प्राइसेस $120 अ बैरल से काफी हद तक कूल ऑफ हो चुके हैं। सो यहाँ पर रेट हाइक की बेट्स हमारा ऐसा मानना है अभी आगे और कम होती हुई नजर आएंगी, और ये दिसंबर तक शिफ्ट हो जाएगी। सो सितंबर में वी रूल आउट अ रेट हाइक, दिसंबर में स्टिल एक पॉसिबिलिटी है कि एक रेट हाइक हो सकता है। सो जो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस हैं, इससे गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे हम काफी इंपैक्ट आते हुए देखते हैं। अगर रेट हाइक की बेट्स दोबारा से बढ़ेंगी तो सिल्वर की प्राइसेस पे हम दबाव आते हुए देखेंगे, बट वहीं अगर ये बेट्स और कूल ऑफ होती हुई नजर आएंगी तो हम यहाँ से फर्दर गेन्स आते हुए देख सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कच्चे तेल की आपने बात की, और कच्चा तेल अभी हम देख रहे हैं कि काफी रेंज बाउंड है, और अभी मार्केट क्या दिखाई देता है? क्या लगता है कि ब्रेंट $90 के ऊपर सस्टेन करेगा और WTI $85 को क्रॉस कर पाएगा? रूपा जी, कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं। एक तरफ अगर हम देखें तो यूएस और ईरान में अभी भी दोनों साइड से, दोनों ही कंट्रीज ने मेंटेन किया है कि एक दूसरे को कॉम्पनसेशन दें इस वॉर के लिए, जिसकी एग्रीमेंट होना इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ देखें तो ईरान ने क्लियरली कहा है कि उनकी यूएस के साथ कोई डायरेक्ट टॉक्स नहीं हो रही हैं, जबकि यूएस की साइड से यही वो मेंटेन करते आए हैं पिछले हफ्ते से
कि उनकी ईरान के साथ डायरेक्ट टॉक्स चल रही है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से सिग्नल्स निकल के आ रहे हैं कि जल्दी ही एक ब्रेक थ्रू हो सकता है डिप्लोमेसी के थ्रू, कुछ पॉजिटिव टर्म्स निकल के आ सकती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन हो सकता है। वहीं फोर्थ पॉइंट, ईरान एंड ओमान के बीच में जो एग्रीमेंट होने वाला था इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। इसके डिटेल्स भी जल्दी सामने आ सकते हैं, बट ईरान ने क्लियरली कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तब तक नहीं रीओपन होगा जब तक यूएस उनकी शर्तों को नहीं मानेगा। सो ऐसे इन कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स के बीच क्रूड ऑयल में प्राइसेस में हमने काफी तेजी आते हुए देखी है लोअर लेवल से, जहां प्राइसेस ने 7080 के लोज को टेस्ट किया था रिसेंटली, और वहां से हमने दोबारा से 8075 तक के हाइज बनते हुए देखे। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो $90 पर ही एक जो आपने लेवल की बात की, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये अगर ब्रेक हो जाता है तो $95 अ बैरल तक की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। बट अगर मैं आज का सिनेरियो देखूं रूपा जी, स्ट्रिक्टली फॉर इंट्राडे सेशन, जब तक $90 अ बैरल ब्रेक नहीं होता, यहां से क्रूड के प्राइसेस में कुछ कूल ऑफ के चांसेस नजर आते हैं। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो 8100 8050 ये पूरी एक रेंज है जो एक मेजर रेजिस्टेंस बैंड बना हुआ है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता क्रूड के प्राइसेस में आज एटलीस्ट फॉर द इंट्राडे सेशन तेजी देखने को नहीं मिलेगी। यहां से हम कुछ कूल ऑफ आते हुए देख सकते हैं। 7750 डाउनसाइड में एक मेजर सपोर्ट रहेगा, ये ब्रेक होता है तो 7350 तक की भी पॉसिबिलिटी नजर आती है। आज ओपेक की मंथली रिपोर्ट लाइंड अप है। यूएस से देखें तो ऑफिशियल इन्वेंट्री डेटा रिलीज होने वाला है। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। सो इन सब पर थोड़ी सी नजर रखनी होगी, पर जो हमने लेवल्स की बात की है इन पे फोकस करके चल सकते हैं। जब तक 8100 का लेवल ब्रेक नहीं होता क्रूड ऑयल में, यहां से हम दबाव आते हुए देख सकते हैं। हैविंग सेड, अगर 8100 का लेवल ब्रेक हो जाता है, कुछ अनफेवरेबल जियोपॉलिटिकल न्यूज निकल के आती है, तो 8500 तक भी क्रूड के प्राइसेस आपको जाते हुए देख सकते हैं। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो अभी भी क्रूड के प्राइसेस पॉजिटिव नोट पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक सपोर्टिव आउटलुक बना हुआ है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल रिस्क जो अभी बने हुए हैं इस रीजन में। तो ऐसे में फिर जो आपने लेवल सजेस्ट किए हैं, अगर ये लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट होते हैं इन लेवल्स पर, तो फिर उसके अकॉर्डिंग पोजीशन जो है वो बनानी चाहिए। आपने कहा कि $90 के ऊपर अगर ब्रेंट सस्टेन करता है तो क्या फिर एक फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी वहां पर हो सकती है? बिल्कुल रूपा जी, उसके ऊपर $95 अ बैरल तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है। डोमेस्टिक मार्केट में भी देखें तो 8500 तक के लेवल्स हाई साइड में आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 8100 का लेवल ब्रेक होता है। हैविंग सेड, अभी हमारा शॉर्ट साइड पे व्यू है एंड एज अ डिस्क्लोजर सिमिलर कॉल शॉर्ट साइड पे हमने अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सो हम मानते हैं यहाँ से प्राइसेस 8100 के लेवल इमीडिएटली ब्रेक नहीं करेंगे। एटलीस्ट इंट्राडे सेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम प्राइसेस में कुछ दबाव आते हुए देख सकते हैं। डाउन साइड में 7750 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब नेचुरल गैस भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सस्टेन होती दिखाई दे रही है। आज थोड़ा सा मार्केट जो है 1% की तेजी के साथ है, तो क्या कोई अपॉर्चुनिटी वहां पर भी दिखाई देती है बाइंग की, या फिर उसमें अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए? देखिए तो रूपा जी, अभी नेचुरल गैस में हमने लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक आते हुए देखा। 252 के लोज के आसपास से नेचुरल गैस ने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक शो किया है। बट वहीं अगर हाई साइड में देखें तो 268 269 एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल बना हुआ है। आउटलुक तब तक पॉजिटिव नहीं होगा नेचुरल गैस में जब तक प्राइसेस 269 के ऊपर सस्टेन नहीं करते। सो अभी हमारा ऐसा मानना है सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस में ज्यादा सपोर्टिव रहेगी एज लॉन्ग एज 269 का लेवल ब्रेक नहीं होता। डाउन साइड में हम मानते हैं दोबारा से 255 तक के लोज देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है तो फर्दर डाउनसाइड की पॉसिबिलिटी भी नेचुरल गैस में नजर आती है। बट 269 के लेवल पर नजर बना के रखें। यहाँ पर प्राइसेस ने, अगर हम टेक्निकल पैटर्न की बात करते हैं, रैशनल की बात करते हैं, तो एक डबल टॉप बना हुआ है विच इज अ बेयरिश पैटर्न। बट ये तब तक ही होल्ड करेगा जब तक प्राइसेस 269 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। अगर 269 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर जाएंगे तो हम यहाँ पर तेजी आते हुए देखेंगे। बट हमारा ऐसा मानना है अभी शॉर्ट साइड पे रहना ज्यादा प्रेफरेबल है। करंट लेवल्स पर भी नेचुरल गैस में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की जा सकती हैं। स्टॉप्स रहेंगे 270 और डाउन साइड में 255 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो अभी बेस मेटल की अगर हम बात करें तो सुगंधा जी, जैसे जिंक में हम देख पा रहे हैं कि एलएमई में स्टॉक काफी नीचे आ गए हैं। क्या लगता है कि ये एक्चुअल में सप्लाई टाइटनेस का संकेत है, या फिर इससे जिंक में आगे और तेजी की कोई गुंजाइश बनती हुई आपको लगता है कि दिखाई देगी?
बिल्कुल नजर आ रही है रूपा जी। हमारा कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है जिंक पर भी और बाकी बेस मेटल्स पर भी। जिंक ने देखे तो रिकॉर्ड हाईज को रिसेंटली टेस्ट किया है। अप्रैल 2022 में जहां जिंक के प्राइसेस ने 383 लेवल्स को टेस्ट किया था, अब प्राइसेस रिकॉर्ड हाईज के आसपास चलते हुए नजर आ रहे हैं। चाइना में देखे तो माइन एंड स्मेल्टर प्रोडक्शन दोनों ही में कमी हमने आते हुए देखी है। डॉलर इंडेक्स पे दबाव है, रेट हाइक की एक्सपेक्टेशंस कम होती हुई नजर आ रही हैं। सारे फैक्टर्स जिंक के लिए काफी सपोर्टिव हैं। सो जिंक में देखें तो एज अ डिस्क्लोजर सिमिलर कॉल हमने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है। सो एज अ पोजिशनल व्यू अगर देखते हैं तो 383 के स्टॉप लॉस के साथ जिंक में डिप्स पे बाइंग की जा सकती है 392 391 के लेवल्स पर। हाई साइड में 405 410 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ये इंट्राडे का व्यू नहीं है, दिस इज अ स्लाइटली पोजिशनल व्यू, बिकॉज हम यहाँ पर एक डीप स्टॉप लॉस की बात कर रहे हैं 383, बट हाई साइड में एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है जिस तरीके से एक ब्रेकआउट हुआ है। सो 410 तक के लेवल्स हम जिंक में नियर टर्म में आते हुए देख सकते हैं। और अगर कॉपर की बात करें तो इस समय कॉपर में अमेरिका की जो टैरिफ पॉलिसी है और चीन की कमजोर इंपोर्ट डिमांड और ग्लोबल माइन सप्लाई, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि आने वाले समय में कॉपर की दिशा तय करने वाला कौन सा फैक्टर सबसे बड़ा होगा? इसमें कौन सा ट्रिगर सबसे ज्यादा काम करेगा और कॉपर की रेंज क्या देख रहे हैं आप? कॉपर की एक बहुत वाइड रेंज नजर आ रही है। लॉन्गर टर्म आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। नियर टर्म में देखें तो 1387 1397 रेजिस्टेंस एरियाज बने हुए हैं। ऑलरेडी हमने लोअर लेवल से काफी तेजी आते हुए देखी है, अभी भी व्यू पॉजिटिव ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से कांगो ने कॉपर कॉन्सेंट्रेट के एक्सपोर्ट्स पे बैन इम्पोज किया है, यूएस के टैरिफ की थ्रेट की वजह से काफी सारा मेटल यूएस के वेयर हाउसेस में फ्लाई कर रहा है। ऑलमोस्ट 2 लाख टन तक का हमने मेटल यूएस इन के वेयर हाउसेज में जाते हुए देखा ओनली इन द मंथ ऑफ जुलाई। शंघाई में इन्वेंट्रीज में हमने कमी आते हुए देखी है। इवन दो अगर देखें तो कॉपर के चाइना में इंपोर्ट्स में हमने कमी आते हुए देखी है, बट स्टिल आउटलुक की बात करें तो पॉजिटिव है। यस, नियर टर्म में थोड़े डिप्स आ सकते हैं प्राइसेस में, बट अगर हम आउटलुक की बात करते हैं तो पॉजिटिव है। अगर 1420 का लेवल कॉपर के प्राइसेस क्रॉस करते हैं तो एक मेजर अपसाइड की पॉसिबिलिटी कॉपर के प्राइसेस में नजर आती है। उससे पहले प्राइसेस आपको एक रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आ सकते हैं। 1365 अभी नियर टर्म का सपोर्ट रहेगा। मेजर सपोर्ट की बात करें तो 1325 ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा कॉपर के प्राइसेस के लिए। हाई साइड में 1420 एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा। सो अगर हम रेंज की बात करें 1325 1420 इमीडिएट रेंज रहेगी। 1420 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो ये एक्सपेंशन मोड में चले जाएंगे कॉपर के प्राइसेस एंड 1550 तक की पॉसिबिलिटी भी मीडियम टर्म में एंड लॉन्गर टर्म में ईयर एंड तक 1780 तक की पॉसिबिलिटी नजर आती है कॉपर के प्राइसेस में। तो अगर ये ओवरऑल अगर हम मार्केट्स को देखें तो आपको क्या लगता है कि नॉन एग्री कमोडिटी मार्केट्स के अंदर अभी मौजूदा बाजार में किस कमोडिटी का फंडामेंटल आपको सबसे ज्यादा मजबूत दिखाई दे रहा है और सेफर दिखाई देता है कि इस कमोडिटी में अगर पोजीशन बनाई जाए तो ये सेफर साइड होगी? सो मेरे हिसाब से कॉपर के फंडामेंटल सबसे ज्यादा सपोर्टिव हैं और हमने ऑलरेडी बात की, इसमें एक ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी नजर आती है और लॉन्गर टर्म टारगेट्स काफी पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ लॉन्गर टर्म की बात करें तो रूपा जी थीम बेस्ड बहुत ज्यादा है। कॉपर की डिमांड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉपर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन इसमें भी काफी डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और कॉपर की माइन सप्लाई उतना मैचअप नहीं कर पा रही है जितनी डिमांड न्यू एज टेक्नोलॉजी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक माइन सप्लाई में अगर हम देखें तो 10 से 15 साल लगते हैं और इतनी जल्दी माइन सप्लाई बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। कॉपर की डिमांड हमारे हिसाब से 2030 तक काफी स्ट्रांग रह सकती है और जिस तरीके से माइन सप्लाई कोप अप नहीं कर पाएगी हम आने वाले टाइम में कॉपर में एक अच्छी तेजी आते हुए देख सकते हैं। ये एक थीम है। कमोडिटी सुपर साइकिल्स में हर बार एक अलग अलग थीम होती है। कभी इंडस्ट्रियलाइजेशन की थीम होती है, कभी चाइना की इकोनॉमी में अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड की थीम होती है। अभी ये ग्रीन एनर्जी की थीम है जो कॉपर को काफी हद तक सपोर्ट करती हुई नजर आएगी और माइन सप्लाई जिस तरीके से कोप अप नहीं कर पाएगी, ये फैक्टर कॉपर एंड सिल्वर दोनों के लिए ही लॉन्गर टर्म में काफी सपोर्टिव है। सो अभी सोलर पैनल्स में भी देखे तो जहां सिल्वर के प्राइसेस इतना बढ़ गए थे वहां कॉपर से रिप्लेस किया जा रहा था। सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी बेस्ट रहती है, पर जब प्राइसेस इतने बढ़ जाते हैं तो उसको यूज करना वाइबल नहीं रहता और उसकी रिप्लेसमेंट कॉपर से कुछ हद तक की जाती है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी सिल्वर से कम है, बट स्टिल एज कंपेयर टू अदर मेटल्स इट इज स्टिल हाई।
सो कॉपर की डिमांड काफी स्ट्रांग है, बट यस डाउनसाइड रिस्क जरूर रहते हैं। जिस तरीके से ऑप्टिक फाइबर्स में हम काफी ज्यादा ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर ग्रिड इलेक्ट्रिफिकेशन में ऑप्टिक फाइबर्स का यूसेज भी इवेंचुअली बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सो ये डाउनसाइड रिस्क जरूर बने रहेंगे अगले कुछ सालों में, बट ओवरऑल ऐसा नजर आ रहा है कि अभी आउटलुक पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, और रुपए की चाल आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि रुपया भी एक रेंज में कारोबार करता दिखाई देगा, या फिर जो आज इवनिंग में डेटा आएगा उसका भी कुछ इम्पैक्ट रुपए की चाल पर नजर आ सकता है? बिल्कुल, इसका भी इम्पैक्ट रुपए की चाल पर आ सकता है। डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट से हम यूएसडी आईएनआर पे भी इम्पैक्ट आते हुए देख सकते हैं। बट एज आई सी यहाँ पर अभी 97 का मार्क अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा गोल्ड यूएसडी आईएनआर के लिए, रुपी के लिए। जब तक 97 का लेवल ब्रेक नहीं होता, हमारा ऐसा मानना है रुपी यहाँ से आपको कुछ अप्रिशिएट करता हुआ ही नजर आएगा। Even though we do not rule out some depreciation, 95.90 तक की डेप्रिसिएशन रुपी में देखने को मिल सकती है, बट वहां से हम दोबारा से एप्रिसिएशन बाइस आते हुए देखेंगे। इवेंचुअली इंडियन रुपी आपको 94 की तरफ स्ट्रेंथन होता हुआ दिखेगा। सो यूएसडी आईएनआर पेयर आपको वीक होता हुआ नजर आएगा, रुपी आपको यहाँ से स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आएगा। नियर टर्म में थोड़ा सा डेप्रिसिएशन जरूर आ सकती है, बट लार्जर बायस की बात करें, लार्जर ट्रेंड की बात करें, सो दैट इज रुपी सपोर्टिव। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। तो आपने सुना सुगंधा जी को, जिनका साफ कहना था कि अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और एक फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और एक सेफर साइड अगर देखा जाए तो कॉपर एक ऐसी कमोडिटी है जो आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा देती हुई दिखाई दे सकती है। तो कमोडिटी बाजार में फिलहाल तस्वीर साफ है कि बुलियन में फेड और जियोपॉलिटिक्स, जबकि बेस मेटल में चीन की डिमांड और ग्लोबल सप्लाई सबसे बड़े गेम चेंजर बने हुए हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अमेरिकी महंगाई के आंकड़े, फेड की पॉलिसी की उम्मीदें और चीन के आर्थिक संकेत इन बाजारों की अगली चाल तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो फिलहाल आज शाम के डेटा पर नजर बनी रहेगी। आप ऐसे ही देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी को, और आपको सबसे पहले सटीक जानकारी मार्केट टाइम्स टीवी पर ही मिलेगी। तो शाम के जो आंकड़े आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए कमोडिटी बोर्डरूम में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।